Hello everyone. So in today's lecture, we will continue the topic of our last lectures, which was Darwinism, right? So उसमें हम लोगों ने introductory part है वो discuss किया था, and then we had discussed about the statement different और the different situations regarding the Darwinism, जो कि 5 थी हमने discuss की थी. Now we'll discuss the examples of natural selection, जो कि 5th था नेचुरल सिलेक्शन. अभी उसके हम एग्जाम्पल्स हैं वो आज स्टडी करेंगे, एंड देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. सो नाउ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट अ पर्टिकुलर एरिया, क्या क्या चेंजेस हुए वहां पे और नेचुरल सिलेक्शन ने अपना रोल कैसे प्ले किया, उसके बारे में ये कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है, so let's see. One interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. तो एक इंग्लैंड का ये एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जो कि नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है, उस थियोरी को सपोर्ट करता है. This phenomenon was studied by Bernard Kettlewell in England. So in a collection of moths, यानी कि जो स्मॉल moths होते हैं, इंसेक्ट हैं, made in 1850s before industrialization set in. So it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moths. So now ये example है वो किसके बारे में है, तो जो एक इंसेक्ट होता है छोटा सा मोथ करके, जो कि छोटा सा बटरफ्लाई हो वैसा कुछ दिखता है हमें देखने में, तो बहुत सारे कलर्स के होते हैं, मेनली ऑफ वाइट कलर के, यानी वाइट वी कैन से वाइट विंग्ड होते हैं, और दूसरे हैं डार्क कलर यानी ब्लैकिश टाइप और ब्राउनिश टाइप के होते हैं, जो कि मैं इमेज भी दिखाऊंगी आपको बाद में, पर अभी सिर्फ हम डिस्कस कर लेते पहले थ्योरी. तो इस तरह के दो मोथ्स हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, मेनली दो तरह के. देन व्हाट हैपन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज जब तक नहीं डेवलप हुई थी, उससे पहले उस एरिया में व्हाइट विंग्ड मोथ्स हैं वो ट्रीज पर ज्यादा पाए जाते थे देन द डार्क विंग्ड यानी मेलेनाइज्ड मोथ से ज्यादा. ठीक है, देन हाउएवर इन द कलेक्शन carried out from the same area but after industrialization in 1920s, there were more dark winged moths in the same area and the proportion was reversed. यानी फिर क्या हो गया कि अचानक से वापस से थोड़े टाइम बाद, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो गया वहां पे, उसके बाद जब कलेक्शन किया गया मोथ्स का देखने के लिए कि कौन से टाइप के ज्यादा पाए जा रहे हैं अभी भी, तो पता चला कि जो सबसे पहले व्हाइट कलर के ज्यादा थे उसके बदले अब चेंज हो गया, रिवर्स हो गया रेशियो. अब क्या हो गया था, डार्क विंग्ड यानी डार्क कलर्ड मोथ्स थे वो ज्यादा पाए जाने लगे देन द व्हाइट कलर्ड मोथ्स. राइट, यानी ये नंबर्स है वो रिवर्स हो गए. द एक्सप्लेनेशन put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. यानी क्या हो गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ, इट मीन्स बहुत सारे गैसेस है वो उसमें से निकलते हैं इंडस्ट्री में से, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो बार्क थी सभी पेड़ों की, उसके ऊपर ये जो सारा धुआं होता है इंडस्ट्री का वो वहां पे चिपक गए, उसकी जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो वहां पे चिपक गए और ये जो बार्क थी वो डार्क कलर्ड हो गई. तो अब क्या हो गया इसकी वजह से कि इस डार्क कलर्ड बार्क के ऊपर जब ये डार्क कलर्ड मोथ्स हैं वो बैठेंगे तो वो वहां पे अपने आप को कंप्लीटली छिपा पाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी उसका शिकार है वो नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब अभी और रिवर्स अगर आप देखोगे तो डार्क कलर्ड जो बार्क होती है उसके ऊपर व्हाइट कलर के मोथ्स है वो तो इजीली दिख जाते हैं, दूर से भी दिखते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर फिर अभी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर मोथ्स से वो ज्यादा दिख रहे थे, सीधे ही सामने दिख रहे थे, तो प्रीडेटर्स हैं वो सीधे ही उनका शिकार कर लेते थे, उनको खा जाते थे. तो वो सारे ऑलमोस्ट खत्म होने को आए, ऐसा नहीं कि पूरे एक्सटिंक्ट हो गए बट ऑलमोस्ट खत्म होने को आए, जबकि जो डार्क कलर्ड मोथ्स थे वो अपने आप को छिपा पाए अच्छे से, इसीलिए वो सारे बच गए, यानी उनकी तादाद है वो बढ़ी क्योंकि वो बच गए, यानी उनकी नेक्स्ट जनरेशन से वो आएंगी. व्हाइट कलर्ड मोथ्स वैसे ही कम रह गए तो उसकी नई जनरेशन भी कम ही आएगी, राइट.
तो इसीलिए क्या हो गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नंबर है वो रिवर्स हो गया। जैसे कि पहले व्हाइट कलर्ड मोथ से वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को छिपा पाते थे। कैसे? तो लाइकेंस होती हैं जैसे कि, तो वो क्या करते, व्हाइट कलर के तो लाइकेंस होते हैं, और लाइकेंस की वजह से जो ये मोथ से वो अपने आप को उसके पीछे अच्छे से छिपा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट मोथ से वो नहीं दिखेंगे। बट वो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी, क्योंकि लाइकेंस से वो मोस्टली जब पॉल्यूटेड एरिया ना हो वहीं पे देखने को मिलती है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेंस मीन्स व्हाट? सो इट इज अ फिलामेंट ऑफ फंजाई एंड algae, और एज if not algae then what? Cyanobacteria. It is a symbiosis relationship between the fungi and algae. Okay, तो इसको बोलते हैं लाइकेंस, जो कि आपको पता ही होगा वैसे भी, बट स्टिल आई एम टेलिंग दिस। सो इसको बोलते हैं लाइकेंस। तो ये लाइकेंस और होते हैं, फंजाई है मोस्टली, सो व्हाइट कलर के होते हैं, तो उसके पीछे मोथ से वो अपने आप को अच्छे से छिपा सकते थे, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट मोथ से वो नहीं दिखते थे। बट कब? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम पे पॉल्यूशन नहीं था, तो ये सारे जो फंजाई थी वहां पे अच्छे से ग्रो करती थी, तो इसलिए वहां पे व्हाइट मोथ्स भी अपने आप को छिपा सकते थे। फिर क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक तो लाइकेंस से वहां पे नहीं देखने को मिल रही थी, दूसरा है वो बार्क भी एकदम डार्क हो गई बिकॉज ऑफ द ये सारे स्मोक है उसकी वजह से, इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से। सो व्हाट हैपन, ये सारे जो डार्क कलर्ड मोथ से वो अपने आप को अभी अच्छे से छिपाने लगे, जैसे कि पहले व्हाइट मोथ से वो कर सकते थे काम। सो इसकी वजह से नंबर हैं वो रिवर्स हो गए। So before industrialization set in, thick growth of almost white colored lichen covered the trees. In that background, the white winged moth survived, but the dark colored moth were picked out by predators. तो पहले क्या था, ये लाइकेंस ने पूरे कवर कर लिए थे ट्रीज को, तो इसलिए वो ट्रीज की बार्क भी व्हाइट दिखने लगी थी, क्योंकि उसके ऊपर लाइकेंस थे, तो वहां पे व्हाइट कलर के मोथ है वो नहीं दिखते थे। फिर क्या हुआ, and here the point I highlighted here because it is important for MCQ, so do remember, lichens can be used as industrial pollution indicators. So if you see somewhere lichens, it means there is less pollution, क्योंकि lichens वहीं ग्रो करेंगे जहां पे pollution ना हो, ठीक है, और अगर pollution है तो lichens से वो नहीं दिखेंगे, यानी we can say they are the pollution indicators। उसकी वजह से हम pollution का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वो है तो इसका मतलब pollution कम है, अगर lichens नहीं है it means there is a high pollution। So they will not grow in areas that are polluted, so that is why we can call them pollution indicators। तो ऐसा MCQ आपको देखने को मिलेगा कई भी जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए कि pollution indicators हम किसे बोलते हैं, lichens को। ओके, सो ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, यानी जब इंडस्ट्रीज वो डेवलप हो गई उसके बाद, द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड shot under these conditions the white winged moth did not survive because, or we can say due to predators, while dark winged or melanized moths survived. Okay, this understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, like in rural areas, the count of melanic moths was low. दूसरी चीज क्या है कि ऐसी जगह पे जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं है ज्यादा, यानी ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई है, वहां पे फिर भी व्हाइट कलर के ही मोथ से वो ज्यादा पाए जाते हैं, और जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में ये डेवलप हो गए हैं, वहां पे डार्क मोथ से वो देखने को ज्यादा मिलते। क्यों, उसका रीजन हम अभी अभी देख चुके हैं, ठीक है। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर एडप्ट survive and increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. यानी ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ व्हाइट कलर के ही मोथ थे, फिर सिर्फ डार्क कलर के ही मोथ थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पीसीज कंप्लीटली चली गई, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, नहीं, दोनों थे, बट नंबर है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारे जो भी थे इंडस्ट्री के, राइट। सो मिक्स्ड पॉपुलेशन में वही बेटर एडेप्ट करते हैं, वही ज्यादा सर्वाइव करते हैं।
जैसे कि मैंने अभी बताया कि डार्क विंग मॉथ क्यों सर्वाइव कर गई ज्यादा, क्योंकि वो एडेप्ट हो गए, क्योंकि वो खुद भी डार्क थे और डार्क बार्क में वो अच्छे से अपने आप को छिपा लेते थे, इसलिए यानी वो एनवायरमेंट के हिसाब से ज्यादा एडेप्ट कौन हुए, डार्क विंग्ड मॉथ्स हैं वो, तो यानी वो ही ज्यादा सर्वाइव कर पाए अच्छे से और उनकी पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी। जबकि व्हाइट विंग मॉथ से वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अपने आप का कलर है वो कोई भी तरह से चेंज नहीं कर पाए, इट मीन्स कि दे कैन नॉट एडेप्ट वेल इन दैट एनवायरमेंट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। सो दे बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, नॉट एक्सटिंक्ट बट ऑलमोस्ट उनके नंबर है वो खत्म हो गए थे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मेलेनाइज्ड मॉथ। नाउ लेट मी शो यू द इमेज एंड देन विल डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या पता चला कि नेचर है वो उसी को सिलेक्ट करते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होता है पर्टिकुलर एरिया में, वही अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हीं के नंबर्स हैं वो बढ़ते हैं, यानी उन्हीं की तादाद है वो बढ़ती है, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट इमेज। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इमेज है मॉथ्स की जो कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल है वो रीड किया, राइट। सो इन द लास्ट इमेज यू कैन सी द सिचुएशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ये जो आप बार्क देख रहे हो थोड़ी वाइट बेस्ड है, क्रीमिश है, सो इट इज नॉट एज मच एज डार्क एज यू कैन सी इन द अबव इमेज, राइट। सो ये जो वाइट कलर्ड मॉथ्स हैं वो उसमें अच्छे से अपने आप को छिपा सकते हैं, सो दैट इज वाई प्रीडेटर्स है वो उनको अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे। एंड दिस डार्क मॉथ्स यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड ओवर देयर, सो सीधे ही उस पर नजर जाएगी और क्या हो जाएगा कि उसकी नजर जाने की वजह से प्रीडेटर्स हैं वो उसको अच्छे से पकड़ लेंगे सीधे, सो उसके नंबर से वो कम हो गए थे। बट दिस कंडीशन इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन? सो इन द अबव इमेज यू कैन सी कि जो बार्क है वो एकदम से डार्क हो गई है बिकॉज ऑफ द स्मोक ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, अब ये जो डार्क मॉथ्स हैं वो छिपा सकते हैं अपने आप को देन दिस वाइट, क्योंकि वाइट है वो डार्क बैकग्राउंड में अच्छे से दिखेंगे। तो अब क्या हो गया कि उल्टा हो गई सिचुएशन पूरी, प्रेडेटर्स हैं वो वाइट मॉथ्स को पहले देखते थे, यानी सीधे ही पहले उसको पकड़ लेते थे, और ये जो डार्क मॉथ्स है वो अपने आप को छिपा सकते हैं। सो दैट इज हाउ बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर ऑफ मॉथ्स है उसमें वेरिएशंस आ गए। और ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एज वी स्टडीड, कि जो भी बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से ढाल लेगा यानी एडप्ट हो जाएगा, वही ज़्यादा सर्वाइव करेगा और अच्छे से सर्वाइव करेगा। रेस्ट ऑफ देम विल डाई इवेंचुअली। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर वन। सो दूसरा एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। सो द ड्रग्स which eliminate pathogens become ineffective in the course of time because those individuals of pathogenic species which can tolerate them survive and flourish to produce tolerant or we can say resistance population. Now what does it mean? So हम मान लो कोई भी अगर बीमारी हो गई है यानी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है because of some pathogens, so what we do, we take medicines, drugs. so ये जो medicines होती हैं यानी जो ये drugs होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो कुछ पैथोजेंस को मार देती हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, और कुछ हैं वो बच गए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया को लेके चले एज ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी हुआ है और कोई हम मेडिसिन खा रहे, ठीक है, तो मोस्टली है वो बैक्टीरिया मर गए सपोज, और कुछ है वो बाकी बच गए। तो अब ये जो बच गए हैं वो क्यों बच गए? क्योंकि उनको ये मेडिसिन की असर नहीं हुई, राइट, तभी तो वो सर्वाइव कर गए। सो ये सर्वाइव कर गए, इसका मतलब अभी जो इनकी तादाद बढ़े, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी थी जो कि इस ड्रग के सामने भी लड़ सके और वो नहीं मरे, राइट। तो अभी जो उनकी जनरेशन्स आएगी नहीं, तो वो तो सारी उस कैपेबिलिटी के साथ ही आएगी क्योंकि उनके पेरेंट में ये कैपेसिटी थी ड्रग के सामने लड़ने की। तो यानी कि पहले जब हमने ड्रग ली उस टाइम पे मान लो हमें 100 यानी 100 बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो 100 में से मान लो 5 बच गए, तो 95 तो मर गए, ये क्योंकि 5 ही ज्यादा कैपेसिटी वाले थे तो वो सर्वाइव कर गए। अब क्या हो जाएगा कि ये जो 5 की फिर जनरेशन्स आगे बढ़ेंगे, यानी 5 में से 10, 10 में से 20, 20,
तो इस तरह से जैसे उनके अभी नंबर बढ़ेंगे, वो सारे कैसे बढ़ेंगे, उस 5 जैसे ही। तो 5 में कैपेसिटी थी ड्रग के सामने लड़ने की, यानी अभी जितने भी नए आएंगे बैक्टीरियाज वो सारे उस कैपेसिटी के साथ आएंगे। यानी अब एक ऐसी पॉपुलेशन आ जाएगी जो कि कंप्लीटली ड्रग रेजिस्टेंस है, यानी उस दवाइयाँ की फिर उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो भी ड्रग टॉलरेंट होते हैं वो मान लो उस ड्रग से बच गए कभी भी, तो अभी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी सारी, वो सारी की सारी ड्रग रेजिस्टेंस ही आएंगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटली नई स्पीसीज है वो डेवलप कर जाएगी जो कि उसको उस ड्रग से कभी भी असर ही नहीं होगी। ये सेम चीज़ होती है जैसे कि हम लोग बहुत बार डॉक्टर से वो प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन, तो अगर हमें ठीक हो जाए तबीयत हमारी, तो हम क्या करते हैं, वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 डेज का अगर कोर्स है तो 2 दिन में हमें ठीक लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बाकी के 2 दिन की जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं खाते हैं। बट डोंट डू दैट, बिकॉज तबीयत ठीक हो जाना यानी वी फील बेटर, बिकॉज इन्फेक्शन है वो कम हो गया बॉडी में, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि एक भी बैक्टीरिया नहीं बचा है हमारे बॉडी में, तो एक भी वायरस जो भी इन्फेक्शन हुआ हो वो नहीं बचा है, यानी 1-2 भी बच गए हैं तो हमें तो रिलीफ फील होगा। बट व्हाट विल हैपन, वो 1-2 है फिर उनको अभी दवाइयाँ से तो ऑलरेडी बच गए, और हम अगर हाई डोज वापस से नहीं लेंगे, यानी 2-3 दिन तक कंटिन्यूस अगर उनको डोज नहीं मिलेगा, तो वो जो बच गए हैं वो भी क्या हो गए, ड्रग रेजिस्टेंस हो गए, क्योंकि एक बार उनको एक्सपोजर मिल गया और उसमें से बच के निकल गए। अभी जो उनके नेक्स्ट डिविजन्स में नेक्स्ट जनरेशन सारी आएगी वो सारी इस ड्रग से रेजिस्टेंस आएगी, यानी उनको इस दवाई का कोई भी असर नहीं होगा। सो ये ना हो इसलिए एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हो कभी भी कोई भी बीमारी में, तो उनका डोज है वो कंप्लीट करें, भले ही आपको ठीक लगता हो 2-3 दिन में, फिर भी उनका कोर्स जितने भी दिनों का दिया गया है आपको वो कंप्लीट करें, ताकि ऐसी कोई भी ड्रग रेजिस्टेंस स्पीसीज है, नई स्ट्रेन्स है, वो जन्म ना ले। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फर्दर मोर। एक्सेस यूज ऑफ herbicides and pesticides etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organisms or eukaryotic cells, we can say. So ये सेम चीज़ प्लांट के केस में भी होती है, हम उनको प्लांट्स को, क्रॉप्स को, यानी हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह से हम जो ये केमिकल हैं वो छिड़कते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, वी कैन से। सो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार जो कुछ इंसेक्ट वगैरह है वो बच जाते हैं, तो वो भी उस केमिकल से क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गई, यानी अभी उनको उसकी कोई असर नहीं होगी, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी अपने पेरेंटल जैसे ही आएगी, यानी फिर सारे के सारे इंसेक्ट जो होंगे वो सब के सब ऐसे आएंगे जिसको इस केमिकल की कोई भी असर नहीं होती, क्योंकि शुरू में जब हमने मान लो ये स्प्रे किया हर्बिसाइड और या तो पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जांपल इंसेक्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारा इन्फेक्शन है अगर प्लांट में, तो कुछ रह जाएंगे, बाकी को ऑलमोस्ट मर जाएंगे, तो यानी क्रॉप है वो अभी अच्छे से थोड़ा ग्रो करने लगेगा पहले के हिसाब से, बट जो 2-3 बच गए, अभी जब उसकी जनरेशन आएगी वो सारी कैसी आएगी, उसको इस केमिकल की कोई असर ही नहीं होगी। समझ रहे हो? तो सेम चीज़ होती है इन सब चीज़ों में भी, यानी हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो भी केमिकल्स क्रॉप्स में फील्ड में जो भी फार्मर्स डालते हैं, उसमें यही चीज़ होती है कि आफ्टर समटाइम्स इस केमिकल से रेजिस्टेंट स्पीसीज है वो आ जाती है और उनको इस केमिकल की कोई भी इफेक्ट है वो नहीं होती है। तो यही चीज़ होती है बैक्टीरियल केस में भी, क्योंकि माइक्रोब्स में भी ये सेम होता है जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब। और एक तो दूसरी चीज़ ये है कि उनका डबलिंग टाइम है वो बहुत ही कम होता है, यानी उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो विदिन 20 मिनट्स से 30 मिनट्स से वो आ जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पान है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। सो हेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट वी कैन से ऑर्गेनिजम्स और सेल are appearing in a very less time scale of months or years and not centuries. तो ये जो रेसिस्टेंस स्पीसीज आती है उसको आने में बहुत ही कम टाइम लगता है, यानी सेंचुरीज नहीं लगती बल्कि कुछ महीने या तो कुछ साल में ही नई रेजिस्टेंस स्पीसीज है वो डेवलप हो जाती है। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organisms. यानी ये कोई पहले से प्री डिसाइडेड प्रोसेस नहीं होती। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है, यानी ये जो नई नई स्पीसीज डेवलप होती रहती है बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह की, वो पहले से अर्थ पे नहीं आई हुई है,
ये हमारी वजह से बनी है, ये ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से नई नई स्ट्रेन से वो दिन ब दिन आती जा रही, जैसे कि हम ये देख रहे हैं अभी हाल में ही पेंडेमिक जो है कोविड-19, राइट। तो ये अर्थ पे जब इवोल्यूशन हुआ था तब के नहीं पाए जाते हैं, ये नए बने हैं। और क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, यानी वी ह्यूमंस एक्शंस। तो ये जो भी है ये म्यूटेशंस होते रहते हैं और नई नई स्ट्रेन से वो आती रहती है, डेवलप होती रहती है, ठीक है। तो ये पहले से फिक्स्ड इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं है, यानी डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, यानी पहले से ये लोग नहीं थे अर्थ पे, ठीक है। तो ये भी एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा है नेचर सिलेक्शन, यानी वही टिक जाएंगे जो कि सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सो इंडिविजुअल्स यानी होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, यानी ये सिकल सेल एनीमिया होने की कंडीशंस होती है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन है वो सीवियर है, यानी जीन्स के दोनों एलील हैं वो डिफेक्टेड होते हैं, तो यानी उसमें पर्सन कैन डाई। हेटेरोजाइगस कंडीशन कैसी है कि डिसीज्ड फील होगा बट एक एलील है वो नॉर्मल होता है, दूसरा एलील है जीन का वो एबनॉर्मल होता है, यानी पर्सन कैन नॉट डाई बट ऑब्वियसली उनको इफेक्ट होगा। तो ये हम जेनेटिक्स के चैप्टर्स में होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, राइट। टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, तो डबल कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, तो उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, यानी एक नॉर्मल होना दूसरा एबनॉर्मल होना, तो वो हेटेरो यानी दोनों अलग अलग। और अगर दोनों एलील सेम हैं एक जीन के तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, यानी दोनों सिमिलर, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं हम, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, और अगर ना भी हो तो मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। So homozygous for sickle cell anemia die at an early stage due to anemia. तो अगर होमोजाइगस कंडीशन है किसी भी पर्सन में, किसी भी इंडिविजुअल में, तो वो अर्ली स्टेज में ही मर जाएंगे क्योंकि सीवियर कंडीशन होती है ये। एंड द इंडिविजुअल्स इन विच हेटेरोजाइगस कंडीशन इज प्रेजेंट फॉर दिस कैरेक्टर द आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड। और ऐसे पर्सन, ऐसे जिनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है एनीमिया की, ठीक है, तो वैसे पर्सन में क्या हो जाएगा कि उनके जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप्ड के हो जाएंगे, बट दैट पर्सन कैन नॉट डाई, राइट। सो इन दिस टाइप ऑफ आरबीसी मलेरियल पैरासाइट कांट हैव अ नॉर्मल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल्स बिकम रेजिस्टेंस टूवर्ड द मलेरिया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है, यानी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आरबीसी के अंदर मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले हैं, जो भी पर्सन है वो, उसको मलेरिया होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो मलेरिया से क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट है वो वहां पे रह ही नहीं सकता है, तो वो रह नहीं सकता है तो वो इन्फेक्शन कहां से करेगा। सो द इंडिविजुअल्स विथ हेटेरोजाइगस कंडीशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, क्योंकि उसको मलेरिया भी नहीं होगा, यानी जो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जब भी ये सिकल सेल एनीमिया हो जाए, बट इस केस में क्या होगा, उनको नहीं होगा मलेरिया या ना ही दूसरे डिसीज ज्यादातर, तो उनको नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो बच जाएंगे, क्योंकि उनको अदर इन्फेक्शन है वो नहीं लगेंगे, राइट। दस द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन्स द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ hemoglobin along with the normal form in a region where malaria is common. This type of selection is called balancing selection. एक बैलेंसिंग हो गया ना, एक डिसीज है पर दूसरे होने के चांसेस नहीं है, तो एक बैलेंस्ड थियोरी हो गई कि अगर एक डिसीज हो गया उस पर्सन को तो सामने उस पर्सन को ये प्रिविलेज भी मिल रहा है कि उसको दूसरा यानी मलेरिया तो नहीं ही होगा, क्योंकि उनके पैरासाइट वहां पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो गई उससे, ठीक है। तो ये जो हमने अभी थर्ड एग्जांपल देखा दैट वाज एक्स्ट्रा, यानी इट मींस दिस इज फॉर योर एमसीक्यूज ओनली। और जो फर्स्ट दो एग्जांपल हमने देखे, एक इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशंस एंड दूसरा एग्जांपल जो हमने देखा है अभी अभी वो था अबाउट द ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल है। और जो थर्ड हमने देखा सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया, उसके आगे मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इट मीन्स दिस एग्जांपल इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली, राइट। नाउ let's discuss
फर्दर द टॉपिक। सो इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पे वी कैन से द जेनेटिक बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर है वो किस जेनेटिक बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को। सो द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, यानी डार्विन की थ्योरी किसके बेस थी? नेचुरल सिलेक्शन के बेस थी, राइट। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पान, यानी ये जो नई स्पीसीज आती है, नई स्पीसीज बनती है, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लाइफ स्पान पे और उनकी लाइफ साइकिल पे, कि कितने टाइम में इस स्पीसीज की एक नई और स्पीसीज है वो बन जाएगी उसमें से, ठीक है। सो माइक्रोब्स हैं जो कि जल्दी से डिवाइड करते हैं। सो माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर, राइट। तो इसमें माइक्रोब्स में नई म्यूटेंट स्पीसीज बनने के चांसेस है वो ज्यादा है जल्दी से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो करते, तो जल्दी जल्दी उनमें चेंजेस आते और नई जनरेशन से वो आती रहती, राइट। तो ऐसे म्यूटेशंस की वजह से नई स्पीसीज तुरंत ही आ जाती है। बट इन केस ऑफ अदर स्पीसीज और अदर एनिमल्स जिनकी लाइफ स्पान है वो बड़ी होती है, तो उनमें टाइम लगता है म्यूटेंट स्पीसीज आने में और इवॉल्व होने में, वी कैन से। सो जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे हमने दिया हुआ कि मान लो कोई एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। उनको हमने एक न्यूट्रिशन मीडियम दिया ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो कर रहे हैं सारे के सारे अच्छे से, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो ग्रो हो गए। अब हमने क्या किया कि जो मीडियम था, यानी जो हमने फॉर एग्जाम्पल मान लो शुगर है वो पहले सुक्रोज दी थी, तो अब हमने शुगर है वो चेंज करके माल्टोस दे दी। तो अब क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन हमने फूड की चेंज कर दी बैक्टीरिया की, तो अब इस दूसरी तरह की शुगर को एज ए फूड, एज ए कार्बोहाइड्रेट जो यूटिलाइज कर पाएंगे, वही उस बैक्टीरियल ग्रोथ में ग्रो करेंगे और मीडियम में ग्रो कर पाएंगे, बाकी के हैं वो मर जाएंगे। सो नाउ लेट्स से द बी, यानी आफ्टर चेंजिंग द मीडियम जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उसको हम बोलेंगे बी। क्यों बी? दूसरा नाम क्यों दे दिया हमने? क्योंकि अभी इनमें ये कैपेसिटी है कि वो दूसरी तरह का फूड भी यूटिलाइज करके अपने आप को सर्वाइव कर पाए, तो वो एडेप्ट हो गए। जबकि जो एडेप्ट ना हुए वो सीधे ही मर गए, क्योंकि उनका तो फूड ही खत्म हो गया उनके हिसाब से। भले हमने फूड चेंज किया पर वो उनका फूड नहीं है, तो वो मर गए सारे। यानी जो ए थे बैक्टीरिया वो सारे मर गए, क्योंकि उनको दूसरा जो हमने फूड दिया वो एज ए फूड वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। जबकि जो जिंदा रह गए वो सारे, उसको हमने बी नाम दे दिया अब, क्योंकि वो दूसरी तरह का फूड भी खा सकते हैं, यानी उनका फूड दोनों तरह का है। क्लियर? सो इस तरह से क्या हुआ कि न्यू स्पीसीज है वो तुरंत ही देखने को मिली बैक्टीरियल ग्रोथ में, राइट। बट फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और अ फॉल वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, एज अ लाइफ स्पान ऑफ दिस एनिमल्स आर इन ईयर्स। तो दूसरे एनिमल्स में ये चीज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पान है वो ईयर्स में होती है। सो हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशन, है ना। तो बी बैक्टीरिया थे, उनकी फिटनेस अच्छी थी, तभी तो वो सर्वाइव कर पाए, और ए हैं वो मर गए। सो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ न्यू फिनोटाइप्स। तो यानी ये म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया कि ये जो दूसरी स्पीसीज थी बन गई, जो कि वो दूसरी तरह का फूड भी यूज कर पाए, तो वो कंप्लीटली नई स्पीसीज की तरह ग्रो कर पाए, फ्लोरिश कर पाए, जबकि पहले के थे वो फिनोटाइप सारे मर गए। सो दिस वुड लीड्स इन और रिजल्ट्स इन स्पेशिएशन, यानी नई नई स्पीसीज का आना, इवॉल्व होना, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक बेसिस है कि जैसे ही म्यूटेशंस होते रहते बैक्टीरियल स्पीसीज में, अगर वो यूजफुल म्यूटेशन है, कुछ फायदा कर रहे हैं उस स्पीसीज को, तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर जो म्यूटेशंस हो रहे या तो यूजफुल नहीं है या तो उल्टा हार्मफुल है, तो वो स्पीसीज है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस बैक्टीरिया के केस में भी क्या हुआ, जो म्यूटेशन हुआ होगा वो पॉजिटिव हुआ कि वो दूसरा फूड भी यूज कर पाए। अदरवाइज सारे बैक्टीरिया सेम ही थे, फिर भी कुछ मर गए और कुछ जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि कुछ में ये म्यूटेशन हुआ था, वो पॉजिटिव हुआ, तो वो दूसरा फूड भी गेन कर पाए, इसलिए वो सर्वाइव कर गए। और बाकी के जिन्हों में या तो म्यूटेशन हुआ ही नहीं या हुआ वो यूजफुल नहीं हुआ, तो वैसे सारे मर गए, ठीक है। तो ये था जेनेटिक बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ द लास्ट पॉइंट
or last subtopic of Darwinism, and today's also last topic, right? So it is a criticism of Darwinism. तो जो आपसे हम डार्विनिज्म पूरी थियोरी 2 दिन से देख रहे हैं, यानी लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में, तो उसका ये लास्ट सब टॉपिक है क्रिटिसिज्म. तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी थियोरी में? पहला है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थियोरी इज दैट डार्विन didn't have the knowledge of genetics and he had no satisfactory explanation for the cause, origin and inheritance of variations. तो डार्विन ने वेरिएशंस की तो बात की कि नई नई स्पीसीज इवॉल्व होती रहती है, जो फिर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, अडेप्ट करेंगे, वही सर्वाइव करेंगे, बाकी के जो अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे वो नहीं सर्वाइव करेंगे, राइट? ये सारी चीजें तो उन्होंने विथ एग्जांपल्स हमें बताई, पर ऐसा क्यों होता है, यानी उनके जेनेटिक बेसिस है वो नहीं बता पाए. क्यों? क्योंकि डार्विन को खुद को ही जेनेटिक्स है वो उस टाइम पे इतना ज्यादा इस बारे में पता नहीं था कि किस तरह से हेरिडिटरी होती है, कौन से कैरेक्टर से वो इनहेरिट होते हैं, कौन से नहीं होते, क्योंकि जेनेटिक्स ही उस टाइम पे वेल डेवलप्ड नहीं था. तो डार्विन को भी खुद को इतना आइडिया नहीं था जेनेटिक्स के बारे में, तो इसलिए उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में तो जो चीज बताई वो हमें सही बताई, पर ऐसा क्यों हो रहा है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सेकंड था, दिस थियोरी ओनली एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वो सर्वाइव कर पाते, यही ये थियोरी बताती है डार्विनिज्म की, राइट? बट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट. बट इस थियोरी से हमें ये नहीं पता चलता है कि फिटेस्ट बने कैसे. हमें ये पता चला कि जो भी सारी स्पीसीज में जो भी फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है, बट ये फिटेस्ट क्यों हुए, बाकी के फिटेस्ट नहीं हुए, और कुछ ही स्पीसीज है वो ज्यादा फिट है दूसरों के हिसाब से, ऐसा किस तरह से चेंजेस आया? तो ये जेनेटिक बेसिस नहीं समझा पाए. Third है, Darwin was unable to explain why in a population only a few individuals develop useful variations and other have a harmful variations. तो ये भी जेनेटिक्स की ही बात है जो कि उस टाइम पे डेवलप नहीं थी, इसलिए ये चीज़ भी नहीं बता पाई डार्विन कि क्यों म्यूटेशंस होते, चेंजेस आते हैं, बट वो कुछ में ही आते हैं. अच्छी चीज़ें कुछ म्यूटेशंस की वजह से ही होती है, बाकी के जो म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं. तो ये दोनों तरह के म्यूटेशंस क्यों हो रहे, क्यों एक ही तरह का नहीं हो रहा है, और अगर अलग अलग हो रहे हैं तो उसके बेसिस क्या है, क्या होगा तो अच्छे म्यूटेशन होंगे, क्या होगा तो बुरे म्यूटेशन होंगे. यानी जेनेटिक थियोरी के बारे में कुछ भी डार्विन को पता नहीं था, यानी ऐसे कोई भी आंसर से वो नहीं दे पाए. फोर्थ था, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म वाज बेस्ड ऑन सेक्सुअल सिलेक्शन. दैट क्योंकि उनके कुछ एग्जांपल्स थे, जो थियोरी थी वो बेस्ड थी कि व्हाई ओनली फीमेल्स हैव द राइट ऑफ सिलेक्शन फॉर द मेटिंग, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. यानी एनिमल्स वगैरह में जैसे कि हमें पता है कि कंपटीशन होता है फॉर द मेटिंग, फॉर द रिप्रोडक्शन, और जनरली जो फीमेल्स होती हैं वो सिलेक्ट करती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होते हैं उनको. तो क्यों ये सिलेक्शन, यानी इस चॉइस जो है वो सिर्फ फीमेल को ही दी गई है, राइट? तो ये भी ऑब्वियसली ये भी एक जेनेटिक बेसिस है, पर ये भी डार्विन है वो नहीं बता पाए. तो ये जो सारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस थी वो उन्होंने अच्छे से समझाई विथ एग्जाम्पल्स, और वो ट्रू भी थी, बट उनके पीछे के रीजंस है वो नहीं बता पाए. सेम द फिफ्थ पॉइंट, डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. दूसरी भी एक चीज है, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, यानी जिस ऑर्गन्स का ये जो लेमार्क ने बताया था कि ऐसे ऑर्गन्स जिसका यूज ज्यादा हो वेल डेवलप्ड होते हैं, और जिस ऑर्गन का यूज बिल्कुल भी ना हो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स जिसे हम अपने बॉडी में बोलते हैं, है ना? तो सेम ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो अभी भी क्यों पाए जाते हैं, ये डार्विन नहीं बता पाए. इन द सिक्स, डार्विन वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट द सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस. यानी दोनों तरह के म्यूटेशंस होते हैं ना, सोमेटिक म्यूटेशन यानी सोमेटिक सेल में जो म्यूटेशन होते हैं तो वो सिर्फ उसी जनरेशन तक सीमित रहेंगे, और कुछ वेरिएशंस आते हैं जर्मिनल, यानी जर्म सेल्स में कुछ म्यूटेशंस होते हैं तो वो हेरिटेबल होते हैं. ये अभी हमें पता है क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, बट उस टाइम पे इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएट डार्विन है वो नहीं कर पाए थे कि क्यों कुछ वेरिएशंस आते तो है पर वो उसी जनरेशन तक सीमित रहते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये नहीं आते हैं एज ए हेरिडिटरी, और जबकि कुछ चेंजेस है वो उस जनरेशन में भी आते हैं और उनकी आगे की जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये क्योंकि उनको जेनेटिक्स ही नहीं पता था, तो इसलिए उनको इनहेरिटेंस के बारे में भी डार्विन को नहीं पता था, राइट? तो इसलिए वो ये पॉइंट भी प्रूव नहीं कर पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्विनिज्म. इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अ न्यू थियरी, जैसे कि हमने दो डिस्कस की, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म.
सबके हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे, स्टेटमेंट्स देखे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे, एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म भी देखा कि वो क्या खामियां रह गई उनके थॉट्स में, उनके एक्सप्लेनेशन में, जो कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss few more points. So this is all about today's lecture. Thank you.